आज फिर से 9 अगस्त और आज फिर से मेरा बर्थडे। 29 साल ज़िंदगी के पूरे हो चुके हैं, 29 दिवालियाँ देख ली एंड इन 29 सालों में ज़िंदगी क्या कुछ करवा सकती है, कितने अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत टाइप के लोग देख लिए, किस तरीके से दुनिया काम करती है थोड़ा बहुत समझ में आ गया। एंड इन 29 सालों में से 11 साल तो मुझे आपके साथ हो चुके हैं, आप सभी के सामने आपको इस आवाज़ को सुनते हुए तकरीबन 11 सालों से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड मैं इतना लकी फील करता हूँ खुद को, क्योंकि इन 11 सालों में आप सब ने मुझे भर भर कर, झोला भर भर कर प्यार दिया। एंड हर बर्थडे पर आप मुझे इतनी सारी हज़ारों विशेज़ भेजते हैं जो अपने आप में मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। ना सिर्फ यहाँ यूट्यूब पर बल्कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी। बेशक मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी हाँ, आप सभी से वहाँ मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आपके बारे में जानना अच्छा लगता है। सो इस बर्थडे के ऊपर मैं सोच रहा था कि कोई स्पेशल हॉरर कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ, एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आप सभी ने कभी ना सुनी हो। लेकिन फिर मेरा मन किया कि नहीं, आप सभी को मैच्योर और ज़्यादा बनाना है, क्योंकि आज जिस स्टोरी के बारे में मैं बात करूंगा वो एक मैच्योरिटी की या फिर मैं कहूँ ब्रूटैलिटी की एक अलग ही डेफिनेशन है। आज से पहले मैंने बहुत सारी ब्रूटल स्टोरीज मैच्योर ऑडियंस के लिए सुनाई है, लेकिन नहीं, ये वाली अलग है, ये वाली टॉप लेवल की मैच्योर कंटेंट है। ऐसा कुछ आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना मेरी स्टोरीज़ में, ना ही किसी और की स्टोरीज़ में। बट उससे पहले आप मेरे बर्थडे के तौर पर मुझे गिफ्ट दे सकते हैं एक लाइक बटन दबाकर। ये लाइक बटन आपका दबाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सो उम्मीद करते हैं कि आज जो मैं इतने सालों से मांगता आया हूँ वो आप गिफ्ट मुझे दे देंगे। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें चेकोस्लोवाकिया के पॉडब्रिज़ोवा शहर में जाना पड़ेगा। आई थिंक चेकोस्लोवाकिया हम पहली बार जा रहे हैं। सो यहीं पे एक शहर बना हुआ है पॉडब्रिज़ोवा। एंड दिन था 23 जनवरी 1980 का, जब स्टेफन नाम के इस लड़के का जन्म हुआ। असल में जिस परिवार के अंदर ये जन्म हुआ था इस लड़के का, वो परिवार कुछ ज़्यादा पैसे वाला नहीं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास इनकी स्टेट थी। इसके 3-4 और भी भाई बहन थे। एंड ये सभी छोटे छोटे बच्चे अपने बहुत ही मिनिमम कंडीशंस के अंदर रहकर अपना जीवन जैसे तैसे आगे बढ़ा रहे थे। बट दूसरी दिक्कत इनके साथ ये थी कि इन सब की माँ वो पहले से ही एक हार्ट पेशेंट थी। एंड जब ये स्टेफन सिर्फ 18 साल का था, उस टाइम पर उसकी माँ को हार्ट अटैक आया एंड उसमें उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। बट ये हार्ट अटैक कोई नेचुरल तरीके से नहीं आया था, बल्कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इसका पिता, यानी कि इन बच्चों का पिता और उसकी माँ का पति, ये इतना बड़ा बेवड़ा, सारा सारा दिन दारू पीकर सेट रहना एंड आते ही ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि अपनी पत्नी को आते ही पीटना। एंड इस वजह से उसकी पत्नी इतना ज़्यादा परेशान रहने लगी कि उसको दिल की बीमारी लग गई। एंड अगेन जिस दिन उसको हार्ट अटैक आया था, उस दिन भी इस स्टेफन के पिता ने अपनी पत्नी को बहुत बुरे तरीके से मारा एंड तब तक पीटता रहा जब तक उसकी पत्नी को हार्ट अटैक नहीं आ गया। अपनी पत्नी को हार्ट अटैक देने के बाद ये अपने बच्चों की तरफ बढ़ा एंड सभी बच्चों को, वो जो बड़े बड़े चाकू होते हैं ना, उन चाकुओं को सीधा नीचे खड़ा करके इसने एक स्टैंड बना रखा था अपने बच्चों को सजा देने के लिए। उन चाकुओं को, काफ़ी सारे चाकुओं को नीचे सीधा खड़ा करके धार वाली साइड ऊपर की तरफ करके अपने सभी बच्चों को इन चाकुओं के ऊपर कई कई घंटों तक खड़े रहने के लिए ये उनको सजा देता बिना किसी बात के। जब उसकी माँ की मौत हुई उसके बाद तो स्टेफन ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। इनफैक्ट उसने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। स्कूल वालों ने काफ़ी बार उसके घर पर लेटर भेजे कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पिता ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, किस तरीके का वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जो सारा सारा दिन दारू पीकर भन रहता हो, उससे आप क्या ही बच्चों की केयर एक्सपेक्ट करेंगे। इनफैक्ट स्टेफन ने जब स्कूल छोड़ा तो उसके बाद वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जा जाकर मिस्त्री बने का काम करता, वही चिनाई वगैरह का काम करता। एंड इसके पिता को इस बात की कोई खबर तक नहीं थी कि उसका बेटा ऐसे पैसे कमा रहा है। बट जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए स्टेफन ग्रो अप हुआ था, तो उसका असर इसके ऊपर भी आना ही था। बेशक ये दिहाड़ी मजदूरी करके अपने आप का खर्चा निकाल रहा था, लेकिन ये जहाँ भी काम करता वहाँ किसी ना किसी से लड़ाई कर लेता। इनफैक्ट इसने भी बहुत बड़े लेवल पर दारू पीनी शुरू कर दी। सारा सारा दिन दारू पीकर ये भी साइड में पड़ा रहता, जब मन करता तो काम कर लेता, जब पैसे ख़त्म हो जाते दारू के लिए तो इसने कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर ली, थोड़ा बहुत पैसा आया उसकी भी दारू पी गया। अब 27 साल का होते होते तो इसने 8 साल जेल के अंदर बिता दिए थे। इमेजिन करके देखिए इसने क्या कुछ कांड नहीं किया होगा। चोरी चकारी, लोगों से मारपीट, जान से मारने की धमकी देना या फिर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना, इस तरीके के केसेस स्टेफन के ऊपर लग चुके थे, क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और साथ में वॉयलेंस से भरा हुआ था। 20 साल की उम्र के बाद से ही रेगुलरली इसने दारू इतनी बड़े लेवल के ऊपर पीनी शुरू करी कि इसको अपनी खुद की केयर भी नहीं रहती। दिन में 40 से 50 तो ये सुट्टे फूंक देता था, ऐसे डबियां की डबियां खत्म कर देता। एंड इसी उम्र के आसपास
पास इसको अपनी पहली गर्लफ्रेंड मिली जो कि ऑब्वियसली होमलेस सी रोड पर ही रहा करती थी। इस टाइप के लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से इंटीमेट संबंध बना लेते हैं। सो स्टेफन भी एक लड़की के साथ संबंध बना कर आया, बट लेटर इसने ये बताया कि मुझे उसके साथ संबंध बनाने में मज़ा नहीं आया था, बल्कि मुझे उसको टॉर्चर करने में, जब मैं उसका गला दबा रहा था एंड वो दर्द से तड़प रही थी तब मुझे अच्छा लग रहा था, जब मैं उसको मार रहा था संबंध बनाते हुए तब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, तब मुझे जो उसके बदले में प्लेजर मिला वो मेरे इंटीमेट संबंध बनाने के प्लेजर के बदले कुछ भी नहीं था। एंड ये टॉर्चर वो लड़की कब तक झेलती, वो जल्दी ही उसे ब्रेकअप करके अपना साइड हो चुकी थी, लेकिन अब इसको टॉर्चर की आदत लग चुकी थी कि कोई तो चाहिए था इसको टॉर्चर करने के लिए। तब इसने आसपास जो छोटे छोटे जानवर थे, कभी ये बहुत सारे मेंढकों को पकड़ कर उनको एक कपड़े में बांध कर ऊपर लटका देता एक डंडे पर एंड नीचे उनके आग जला देता। जिंदा ही मेंढक ये ऊपर आग पर उनको भून रहा था। इनफैक्ट कभी कभी तो स्पेशल जाकर मुर्गे खरीद कर लेकर आता, उनको भी पैरों से उल्टा बांध देता जिंदा ही, अभी वो मरे नहीं है, एंड नीचे सीधा उनके आग लगा देता। इमेजिन करके देखिए उन जानवरों के ऊपर क्या बीत रही होगी। बट स्टेफन को ये जानवरों के साथ टॉर्चर करने में इतना मजा आ रहा था कि उसने जानवरों के फार्म के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया ताकि उसके पास जानवरों की कभी कमी ना हो और वो उनको कंटिन्यू टॉर्चर करता रहे। वो सबसे पहले एक सूर फार्म के अंदर यानी कि पिग फार्म के अंदर काम करने के लिए गया। एंड बड़े बड़े सूरों को आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि सूरों को जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको करंट लगाकर मारा जाता है। बट ये अपने फार्म मालिक से रिक्वेस्ट करता कि सर मुझे करने दो ये काम, मैं करूंगा बाबूजी बनकर, ये मारने वाला काम आप मुझे दे दो। एंड पिग फार्म वाला कोई दिक्कत नहीं है, तू कर ले भाई। ये बजाय उनको करंट से मारने के ये बल्कि उन सूरों को सीधा उल्टा लटका देता एंड नीचे से इमेजिन करके देखिए जिंदा इस सूरों के मुंह को खोलकर एक बड़ी सारी रोड उनके मुंह से होते हुए पूरे शरीर में चढ़ा देता। एंड इवेंचुअली खून सारा उस रोड से बाहर आ जाता, उनके मुंह से बाहर आ रहा होता। एंड ये सब उसको देखकर बहुत मजा आता, बहुत अच्छा फील होता स्टेफन को। इसके बाद ये एक स्टेप और आगे जा चुका था। किसी भी सूर को मारने से पहले ये उसके साथ इंटीमेट संबंध बनाता एंड संबंध बनाने के बाद इमेजिन करके देखिए, आपने एक वो लोहे का ब्रश देखा होगा जिससे हम दीवारें साफ करते हैं, जो भी पेंटर लोग होते हैं वो दीवारों को घिसते हैं उस लोहे के ब्रश से। ऐसा ही ब्रश उसने बना रखा था। संबंध बनाने के बाद ये उन्हीं जानवरों के पीछे उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वो ब्रश सीधा डाल देता। इमेजिन करके देखिए किस टाइप का पेन ये इन्फ्लिक्ट कर रहा था उन जानवरों के ऊपर। इनफैक्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फार्म के अंदर लगे हुए बहुत सारे लाइट बल्ब, उस टाइम पर ये कंसील्ड लाइट है या फिर एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं थी उस टाइम पर, याद हो तो आपको, वो पीले रंग के बल्ब्स होते थे जिनके अंदर मेरे ख्याल से वो टंगस्टन की तार होती थी। वो टाइप के बल्ब पहले वो उनको फोड़ता, जो साइड में कांच लगा रह जाता उसके होल्डर के ऊपर, मेन सॉकेट के ऊपर जो कांच लगा रह जाता, उस सॉकेट को पूरा का पूरा बेचारे जानवरों के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर डाल देता एंड उसको अंदर ही ठोक देता पीछे से रॉड डालकर, ताकि वो कभी बाहर ही ना निकले। इस वजह से जानवरों के अंदर, जो भी इस फार्म के अंदर छोटे मोटे बड़े बड़े सूर रह रहे थे, इन सूरों के अंदर खुद का इन्फेक्शन फैल चुका था, बीमारियां आ चुकी थी। बहुत सारे सूअर अपने आप मरने लगे, जिससे इस पिग फार्म वाले को थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि मेरे सूअर कभी भी ऐसे मरे नहीं, इनके अंदर क्या बीमारियां फैल रही हैं। तब उसने चेकअप करवाया एंड इवेंचुअली सूअरों के अंदर कांच वगैरह पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़े पड़े हैं, कीले पड़ी हैं। एंड इसके बाद उसने सीधा स्टेफन को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसको शक था कि स्टेफन ही है जो ये सब कुछ कर रहा है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। स्टेफन की वहां से नौकरी छूट चुकी थी, लेकिन इसको प्लेजर अभी भी चाहिए था एंड इसने खुद के ऊपर वो सब कुछ ट्राई करना शुरू किया जो पहले ये जानवरों के ऊपर करता रहा था। इनफैक्ट आप इमेजिन करके देखिए, सबसे पहले इसने अपने जो टेस्टिकल्स होते हैं जेंट्स के, जो टेस्टिकल्स से उनको पकड़कर उसको ब्लेड से ऊपर काटता रहता, घिसता रहता, जब तक कि उसके अंदर से खून ना निकलने लग जाए। एंड ये खून देखकर उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता। इनफैक्ट इसने अपने दोनों निपल्स, जो इसके चेस्ट के निपल्स से, उनके अंदर ऊपर से कील ठोक दी, आर पार कर दी एंड उस कील को ऐसे लटका कर नंगा ही घूमता रहता कि देखो मैंने क्या किया है। एंड इस चीज़ को करके उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। इनफैक्ट इसको प्लेजर इतना बढ़िया मिल रहा था कि ये बड़ी बड़ी वायर्स होती है ना, जो तांबे की तार वगैरह लेता, नंगी, उनके ऊपर कोई रबड़ इंसुलेशन भी नहीं चढ़ी हुई, बल्कि सीधा नंगी तारे लेता एंड अपने पीनस से होते हुए सीधा अपने ब्लैडर तक उसको डाल देता। इसके अलावा बड़ी बड़ी कीलें अपने पीनस को खोलकर उसके अंदर ठोक देता। इनको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। 19 साल की उम्र में तो ये एक लड़की को, जिसके लर्निंग डिफिकल्टीज थी, वो थोड़ी डिसेबल्ड थी,
थोड़ी मंदबुद्धि भी कह सकते हैं आप उसे, उस लड़की को पकड़कर अपने एक छोटा सा कॉटेज बना रखा था इसने जंगलों के बीच में, अपने उस कॉटेज में लेकर आया इस बहाने से कि वो इसको एक अच्छी ज़िंदगी देगा, उसका ध्यान रखेगा। एंड वो लड़की इसके साथ इस कॉटेज में आ चुकी थी, लेकिन आते ही इसने उसको किडनैप कर लिया एंड अपने पास बांध कर रखा। सारा दिन उसके साथ मार पिटाई करता, उसके साथ इंटीमेट संबंध बनाता, पूरा दिन, या मैं कहूँ पूरा हफ्ता उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने देता। इनफैक्ट जब इसका इंटीमेसी से मन भर चुका था उस लड़की से, तो इसने बड़ी सारी टॉर्च, आपको रिमेंबर जो पहले टॉर्च आती थी जिसमें मोटे मोटे सेल पीछे डला करते थे, इसने उस टॉर्च को ना सिर्फ उसकी आगे वेजिनल एरिया में बल्कि पीछे उस लड़की के रेक्टम तक में पूरी की पूरी टॉर्च घुसा दी। जिसके बाद बचती बचाती वो लड़की किसी तरीके से उस कॉटेज से बाहर निकल कर आई। उसने पुलिस में शिकायत भी दी, पुलिस ने इस स्टेफन को उठा भी लिया एंड जल्दी ये वापस बाहर भी आ चुका था। पता नहीं क्यों इसको सजा क्यों नहीं मिली बढ़िया वाली। खैर बाहर आते ही इसने एक सिमिट्री के पास बैठी हुई महिला जो कि अपने किसी रिश्तेदार की कब्र के ऊपर शौक मनाने के लिए आई थी, उस शौक मनाती हुई महिला को पीछे से पकड़ा, उसके बाल खींचते हुए बाहर पकड़कर घसीट कर लेकर आया। इनफैक्ट बाहर आते ही उसने अपनी जेब से चाकू निकाला एंड चाकू का जो बट होता है लकड़ी वाला, उस बट से उस महिला के फेस के ऊपर वार किए एंड उसके कपड़े फाड़ने लगा ताकि वो उसके साथ बाहर ऑन रोड संबंध बना सके। ये लगभग उस काम में सफल होने ही वाला था, लेकिन तभी पास ही से गुजर रहे कुछ आदमियों ने इसे देख लिया एंड ये वहां मौके से भाग चुका था। बट पुलिस वालों ने इसको जल्दी पकड़ लिया, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा भी स्टेफन छोटी मोटी चोरी या फिर बड़ी डकैती और लड़कों के साथ मार पिटाई या फिर किसी को हाफ मर्डर कर देना, इस टाइप के केसेस के अंदर भी ये जेल में आता जाता रहा, बार बार अंदर बाहर आता जाता रहा। एंड जब ये 22 साल का हुआ तब इसको मरिया नाम की एक ये लड़की मिली, 20 साल की लड़की है एंड इसकी उस टाइम पर पहले से ही एक लड़की थी, मतलब कि मरिया पहले से ही किसी और के साथ शादीशुदा थी और उससे उसको एक लड़की पैदा हो चुकी थी, लेकिन इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये सिंगल मदर बनकर अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही थी एंड तब ये स्टेफन इस मरिया को मिला। मरिया ने इसके साथ रिलेशनशिप में आते ही सबसे पहले ये कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना नहीं रहूंगी, क्योंकि उसका पिछला एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। और तब इस स्टेफन ने मरिया के साथ शादी भी कर ली एंड इस मरिया को लेकर अपने उसी कॉटेज में रहने लगा। उसकी बच्ची एना 2 साल की, वो भी इनके साथ ही रह रही थी। बट इस शादी के बाद से ही स्टेफन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, सारा दिन दारू पीकर घर पर पड़ा रहता। अब घर पड़ा है, सामने बीवी है, बच्ची एक छोटी सी, उनके साथ ये लड़ाई करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। दारू पीते ही उनके साथ मार पिटाई करना, इनफैक्ट उस 2 साल की बच्ची तक को इसने नहीं छोड़ा, उसके साथ भी इसने बहुत भयंकर पिटाइयाँ करनी शुरू कर दी। जैसे तैसे इनकी शादी चली रही थी एंड अक्टूबर 1987 तक आते आते मरिया और स्टेफन दोनों की एक और लड़की पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने एलेना रखा था। अब बड़े वाली लड़की 4 साल की हो चुकी थी एंड एलेना अब 2 साल की हो चुकी थी। बट एलेना के पैदा होने के बाद भी इस स्टेफन की आदतें नहीं सुधरी। ये सारा दिन वही दारू पीकर पड़े रहना, कोई काम धंधा ना करना, बाहर इधर उधर टाइम पास करके वापस घर आ जाना, अपनी बीवी और बच्चों के साथ मार पिटाई करना, ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी मरिया फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी इस स्टेफन से ही। लेकिन इस प्रेगनेंसी में कुछ मरिया को अजीब लगने लगा कि ये उसका पति यानी कि स्टेफन घर पर अब बहुत कम टाइम बिताने लगा है एंड तब मरिया ने एक दिन उसका पीछा करना जरूरी समझा। मरिया स्टेफन के पीछे जा रही थी एंड उसने नोटिस किया कि स्टेफन उससे दूर जाकर बल्कि किसी और लड़की को डेट करने लगा है। एंड जैसे ये चीज मरिया ने देखी, अब ये चीज बर्दाश्त नहीं है मरिया को और किसी को भी नहीं होगी ऑब्वियसली। यहाँ जैसे ही उसकी चीटिंग का पता लगा, मरिया ने तुरंत जाकर रंगे हाथों इस स्टेफन को पकड़ा एंड उस लड़की को जान से मारने तक की धमकी दे दी, जिससे वो लड़की उससे दूर हो चुकी थी। लेकिन अब ये स्टेफन अपनी पत्नी मरिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। ये मरिया से हाथ छुड़वा कर तभी दारू पीने के लिए भागा एंड अब क्योंकि मरिया प्रेग्नेंट थी फिर से, ये धीरे धीरे सरकती वापस अपने घर आई एंड ऑब्वियसली इस टाइम पर इसको डर लग रहा था कि इसका पति जो वो अब दारू पी कर आएगा एंड घर पर आते ही उसकी हड्डियाँ तोड़ेगा वो, क्योंकि उसने आज ऐसा काम किया है जो कि स्टेफन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड दोनों बच्चियां एलेना और एना, ये भी दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड तभी मरिया ने दरवाजे के ऊपर खटखटाहट सुनी। उसको पता था कि उसका पति वापस घर आ चुका है एंड आते ही उसकी पिटाई करेगा, इसलिए मरिया अपनी दोनों बच्ची एलेना और एना को लेकर अंदर वाले कमरे में जाकर खुद को अंदर से उसने बंद कर लिया, कमरा अंदर से बंद कर लिया क्योंकि उसको डर लग रहा था पिटाई का। स्टेफन ने बाहर आकर बहुत जोर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। घर का मेन डोर भी लॉक था, लेकिन मरिया ने अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही अपने कमरे का खोला, ना ही घर का मेन दरवाज़ा खोला। स्टेफन बाहर से दरवाजे पीट रहा है, इधर उधर खिड़कियाँ पीट रहा है, लेकिन मरिया ने कोई भी दरवाजा नहीं खोला। ये बात थी 29 अक्टूबर 1987 की। मरिया को यहाँ उम्मीद थी कि अपने आप ये स्टेफन जब शांत हो जाएगा तब मैं दरवाजे खोलूंगी, वरना अभी अगर खोला तो वो उसकी जान ले लेगा।
29 की रात ऐसे ही निकल गई। 29 की रात स्टेफन उस घर से दूर जा चुका था। 30 की शाम आ चुकी थी। 30 की शाम अभी भी मरिया को कहीं ना कहीं डर था कि उसका पति उससे गुस्सा है एंड वो जब आएगा घर पर तब उसकी पिटाई करेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर। एंड इवेंचुअली 30 अक्टूबर की शाम को दोबारा से घर का मेन दरवाज़ा खटका एंड अब उसको समझ आ चुका था कि उसका पति आ गया है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने घर का मेन दरवाज़ा अंदर से खोलने की बजाय दोनों बच्चियों को वापस फिर से उठाया एंड वही अपने बेडरूम में जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। स्टेफन बाहर अब फिर से दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा एंड इवेंचुअली उसने घर का मेन दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था कि वो हल्का सा दरवाज़ा था, कोई ज़्यादा मजबूत नहीं था, वो दरवाज़ा टूट चुका था एंड अब स्टेफन घर के अंदर एंटर हो चुका था। अंदर घुसते ही स्टेफन ने आसपास देखना शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, जो ये जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आया करते थे, वो कुल्हाड़ी यहीं पड़ी थी एंड अब इसने वो नशे के अंदर वो कुल्हाड़ी उठाई एंड सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। कुल्हाड़ी एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से दरवाज़ा पीटने लगा। मारिया का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा खोल वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। बट मारिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक तो वो बार बार बोल रही थी स्टेफन को कि मुझे परेशान मत करो, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रिमेंबर वो 4 से 5 महीने की अभी प्रेग्नेंट थी एंड ऊपर से स्टेफन उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था। बट इसने एक नहीं सुनी मरिया की एंड दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी अब उसने सीधा दरवाजे के ऊपर मारनी शुरू कर दी। इवेंचुअली उसका ध्यान डोर नॉब पर गया जिससे दरवाजा लॉक था, तब उसने वो कुल्हाड़ी सीधा उसी डोर नॉब पर मारनी शुरू कर दी। अब आप बस सोच कर देखिए, एक दरवाजा और एक कुल्हाड़ी और एक उसका लॉक। कुल्हाड़ी अगर लॉक के ऊपर लग रही है तो ये दरवाजा कितनी ही देर टिकेगा, ये लॉक कितनी ही देर कामयाब रहेगा। मरिया अंदर से बार बार चिल्ला रही थी कि स्टेफन तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो, हम अपने आप अपना ध्यान रख लेंगे। बट इसने एक नहीं सुनी, ये कंटिन्यूस उस लॉक के ऊपर बार बार कुल्हाड़ी मारे जा रहा था। लॉक टूटते ही इसने दरवाजा ऐसे अंदर देकर मारा एंड अंदर एंटर किया। इसके एक हाथ में कुल्हाड़ी अभी भी पकड़ी हुई है एंड इसने अंदर जाकर देखा कि मरिया अपनी दोनों बच्चियों के साथ बेड के ऊपर लेटी हुई है एंड ऐसे जैसे वो अंदर आया उसने देखा मरिया को एंड मरिया से पूछा कि तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही थी। बट इस टाइम पर मरिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बेशक वो डरी हुई थी अंदर से, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला एंड उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, यानी कि स्टेफन की बात को इग्नोर करते हुए उसने करवट ले ली अपने बच्चों वाली साइड एंड उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए। इससे स्टेफन को और ज़्यादा गुस्सा आया। वो पीछे आकर खड़ा हुआ बेड के साइड में मरिया की तरफ एंड उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई एंड सीधा पहला वार बेचारी लेटी हुई मरिया के गर्दन के ऊपर किया। मरिया को ना तो चिल्लाने का मौका मिला, ना ही कुछ बोलने का मौका मिला, ना ही कुछ रिएक्ट करने का मौका मिला। इवेंचुअली उसने एक बार नहीं किया बल्कि लगातार मरिया के सिर के ऊपर उसने 25 वार किए कुल्हाड़ी से। इमेजिन करके देखिए, दोनों बच्चियां साइड में लेटी हुई है एंड वो देख रही हैं अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होता हुआ। अपनी माँ को ऐसे मरता हुआ देख दोनों बच्चियां बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। इमेजिन करके देखिए, 4 और 2 ढाई साल की बच्ची हैं वो भी, उनको कुछ भी नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है अपने माँ बाप के बीच में। लेकिन फिर भी ये स्टेफन यहीं नहीं रुका। स्टेफन बेड के ऊपर चढ़ा। पहले एलेना छोटी बच्ची, वो अभी अभी पैदा हुई थी कुछ टाइम पहले, उसको लेटाया एंड उसके ऊपर भी उसने कुल्हाड़ी से वार किए। एना बड़ी बच्ची, वो ये सब कुछ देख रही थी। एलेना के ऊपर उसने 3 बार वार किया कुल्हाड़ी से, वो वहीं ख़त्म हो चुकी थी। एना उसको भी लेटाकर उसके ऊपर 5 बार वार किया कुल्हाड़ी से, उसका भी सिर खुल चुका था। एना की भी मौत हो चुकी थी। 3 इंसानों की मौत, अपने ही खुद के घर वालों की मौत इस स्टेफन ने कर दी उनकी हत्या करके। ये अब यहीं नहीं रुकने वाला था। अब मैं ये स्टोरी सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि इसने 3 मर्डर किए थे। इसने ये 3 मर्डर करने के बाद जो इनकी बॉडीज़ के साथ किया वो एक्चुअल चीज़ है जिस वजह से मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ। एंड आगे मैं बहुत ही ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूँगा जो स्पेशली फॉर मैच्योर ऑडियंस है। अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। पूरा बेड और आसपास की दीवारें खून से लबालब भर चुकी थी। 3 लोगों का खून इस बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, नीचे टपक रहा था एंड उस भीगे हुए कपड़ों में, खून से सने हुए कपड़ों में ये स्टेफन अपने बेड से उठा, बाहर की तरफ आया, किचन एरिया में गया, वहाँ से एक बड़ा सारा चाकू उठाया इसने, वापस अपने बेडरूम में आया बहुत ही कामली। इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई स्ट्रेस नहीं है कि अभी अभी इसने क्या किया है। सीधा कर अपनी पत्नी, जो इसने अभी भी करवट ले रखी थी, उसकी करवट तक सीधी करने का मौका नहीं मिला उसको। उसी करवट को उसने उसके ऊपर बैठकर, बेचारी मरिया के ऊपर बैठकर पहले मरिया को सीधा किया एंड उसके सारे कपड़े एक एक करके उतारे उसकी बॉडी से। एंड अब आप इमेजिन करके देखिए, इस स्टेफन ने वो जो चाकू लेकर आया था बड़ा, अपनी पत्नी की टांगें खोलकर सीधा उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर वो चाकू उसने घुसाया एंड उसको काटना शुरू कर दिया।
ऊपर की तरफ काटते हुए लेकर आ रहा था। सोचने में भी कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन हाँ ये एक्चुअल में हुआ था। स्टेफन ने वो चाकू सीधा ऊपर रगड़ते हुए वेजिनल एरिया को काटते हुए सीधा पेट की तरफ आ चुका था। एंड अब पेट काटते हुए आगे ऊपर चेस्ट की तरफ आया उसके, एंड चेस्ट से लेकर गले तक उसने जहाँ ये कुल्हाड़ी के वार हुए थे वहाँ तक उसने पूरा बड़ा कट लगा दिया। बस ये जो स्किन जो थी ना, ये ऐसे एक शर्ट सी बन चुकी थी, आप इसको पकड़कर ऐसे उठा सकते थे। स्टेफन ने भी यही किया, जो उसने काटा था, अभी चीरा लगाया था, उसने पकड़कर सीधा उसको अलग कर दिया। एंड मरिया के इंटरनल ऑर्गन्स जिनके अंदर अभी भी गर्म खून बह रहा था, वो सारे ऑर्गन्स अब क्लियरली विजिबल थे। एंड इसने एक एक करके ऑर्गन्स को पकड़ा एंड उनके अंदर भी चीरे लगाने शुरू कर दिए। सभी ऑर्गन्स के ऊपर कट लगाकर उसने पकड़ पकड़ कर हर एक ऑर्गन को, जो जो नसें से या फिर मांसपेशियों से जो कनेक्टेड थे, उन सभी को काटना शुरू कर दिया। सबसे पहले हार्ट, मरिया का हार्ट उसने काट कर बाहर निकाला, उसके अंदर से खून रिस रहा था। फिर लंग्स, दोनों लंग्स काट कर उसने छाती से बाहर निकाल कर रख दिए। इंटेस्टाइन्स, दोनों छोटी और बड़ी आंत, उनको काट काट कर ऐसे रस्सी की तरह खींच कर बाहर निकाला, उसको भी साइड में रख दिया। एंड इवेंचुअली पेट, जिसके अंदर उसने अभी खाना खाया था, उस पेट को काट कर भी अध पचा हुआ खाना उस पेट से बाहर निकाल कर पेट भी साइड में रख दिया। लीवर, वो सारा काट कर उसने साइड में रखा। एक एक करके स्टैक लगाया जा रहा था, लाइन के अंदर उसने बिल्कुल सेटअप कर दिए एक एक ऑर्गन मरिया के। पूरी स्टोरी का सबसे ब्रूटल पार्ट जो मुझे इवेंचुअली लगा, वो था मरिया की बच्चेदानी, क्योंकि अब मरिया प्रेग्नेंट थी 5 महीनों के आसपास की। इस बच्चेदानी को उसने पकड़कर काटा, जिसके अंदर एक नवजात, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था बच्चा, वो पल रहा था, बहुत छोटा सा एक भ्रूण, उसने उस बच्चेदानी को भी काटा। एंड इवेंचुअली उस बच्चेदानी को काटते काटते कई बार चाकू उस बच्चेदानी के अंदर घुस चुका था। इमेजिन करके देखिए, एक बच्चा जो अभी भ्रूण है, जो इस दुनिया में आया तक नहीं है, उससे पहले ही उसके पिता ने उसकी जान ले ली। एंड उस बच्चेदानी को भी काट कर उसने साइड में अलग से रख दिया। जो अंदर बच्चेदानी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड सारा रिस कर बाहर आ चुका था। सारे ऑर्गन्स निकालने के बाद इवेंचुअली इस स्टेफन ने खुद के भी सारे कपड़े निकाले, क्योंकि मरिया को इस हालत में देखते हुए उसका रोमांस करने का मन कर चुका था। किस टाइप की सैडिस्टिक मेंटालिटी है ये स्टेफन की, कि उसने मरिया के मरी हुई बॉडी भी नहीं है, तो बॉडी भी पूरी नहीं है, सारे अंग तो उसके गायब हैं, मरी हुई बॉडी को वापस उसने बंद किया, सारी स्किन वापस ढकी। एंड ऊपर से दोनों ब्रेस्ट को पकड़कर उसने मरिया की बॉडी के साथ संबंध बनाए, इंटीमेट संबंध बनाए। उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्लेजरिंग लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको ये सब कुछ करने में। खुद को सेटिस्फाई करने के बाद स्टेफन अपने बिस्तर से उठा, अपने कपड़े पहने, एंड इवेंचुअली जो उसके खून से सने हुए कपड़े थे वही उसने वापस पहन लिए। एंड जितने भी उसने बॉडी पार्ट्स निकाल कर रखे थे, उनको उसने लिटरली एक बॉल की तरह इधर उधर कमरे में फेंक दिया। एंड अब क्योंकि उसने वापस से नीचे पड़ी हुई मरिया की बॉडी को पैक कर दिया था, उसके ब्रेस्ट वो उसने चाकू से एक एक करके दोनों काट दिए। एंड उनको भी लेकर पूरे घर में ऐसे घूम रहा है, उनसे खून टपक रहा है। एंड उसको घर में घूमते घूमते इधर उधर फेंक दिया, कहीं भी ठिकाने लगाने की कोई कोशिश नहीं करी, कोई छिपाने की कोशिश नहीं। रात अब घनी गहरी हो चुकी थी एंड सडनली उसको याद आया कि उसको इन तीनों बॉडीज को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना ये जल्दी सड़ने लगेंगी। तब उसने अपनी दोनों बच्चियों को एक बोरी के अंदर, आलू की बोरी के अंदर उसने ला कर रखी थी, सारे आलू वहीं पर खाली किए। एंड दोनों बच्चियों को, मरी हुई बच्चियों को बोरी के अंदर डालकर अपने घर से रात को ही बाहर निकला। एंड सिर्फ आधा किलोमीटर ही गया था जंगल के अंदर, पता नहीं उसको क्या फील हुआ, वो वापस इन दोनों की बॉडीज़ को उसी बैग के साथ घर के अंदर वापस ले आया। एंड आकर उसने जो हाल मरिया का किया था, इमेजिन करके देखिए, वही सेम हाल एलेना और एना दोनों का किया। एंड ना सिर्फ हाल किया था, बल्कि अपनी ही बच्चियों के साथ। इमेजिन करके देखिए, बोलते हुए भी मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन हाँ ये एक्चुअल में था कि उसने अपनी दोनों बच्चियों के शरीर को ऐसे काट पीट कर बाद में उनके साथ इंटीमेट संबंध बनाए। एंड उनके भी बॉडी पार्ट्स को निकाल कर, छोटे छोटे हार्ट, छोटे छोटे वो सारे बॉडी पार्ट्स, उनको निकाल कर इधर उधर फेंक दिया। ये कितना सैडिस्टिक और नेक्रोफिलिक काम इसने किया था। ये शब्द जो मैंने बोले ये छोटे पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे सुबह होने वाली थी एंड सुबह उसको बाहर अपने घर के कुत्ता भौंकता हुआ सुनाई दिया। एंड उसका जो पैनिक अटैक चल रहा था पूरी रात से, ये एकदम से रुका। एंड इस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से उसने खुद को संभाला एंड अपने हाथ धोए, सिर्फ दूसरे कपड़े पहने, अपने घर से बाहर निकला, घर को बाहर से लॉक कर दिया। जो जैसा अंदर पड़ा हुआ था बिल्कुल उसने वैसा ही छोड़ा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई छुपाने की कोशिश नहीं करी, बिल्कुल ऐसे ही लॉक
करके ये घर से भाग चुका था ताकि कहीं और जाकर वो छुप सके, क्योंकि आज नहीं तो कल ये घर किसी ना किसी को मिल जाएगा। एंड अंदर का सीन जब वो देखेंगे तो ऑब्वियसली स्टेफन के पीछे पुलिस वाले पड़ेंगे। एंड यही हुआ। पुलिस वालों को 3-4 दिनों बाद इस घर के बारे में पता चला, क्योंकि इसके अंदर से स्मेल आ रही थी। एंड जब पुलिस वाले इसका ताला तोड़कर अंदर घुसे तो अंदर का हाल देखकर वो भी दंग रह गए। हर दीवार के ऊपर खून ही खून पड़ा हुआ है। एंड घर के लिविंग हॉल के अंदर, एक छोटा सा लिविंग हॉल इनका, उस हॉल के अंदर ऐसे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, अंदर से निकाल कर उनसे खून निकल कर अब तो जम भी चुका है। पुलिस वाले भी देख के हैरान कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्राइम सीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एंड ऑब्वियसली वो अब स्टीफन की तलाश में थे। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले जब इस घर के अंदर घुसे तो उनको ना सिर्फ 3 डेड बॉडीज मिली थी, बल्कि उनको अब ये जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, वो एक्चुअल जिस बॉडी के हैं उसके अंदर लगाने भी थे। इमेजिन करके देखिए, पुलिस वाले अंदर घुसकर सभी बॉडी पार्ट्स को बजाय एक एक करके बाहर निकालने के, वो उसके अंदर ही बॉडी के अंदर वापस पैक कर रहे हैं ताकि इनका तरीके से पोस्टमार्टम किया जा सके। जो पुलिस वाले ये काम कर रहे थे, इवेंचुअली उन्होंने भी गिव अप कर दिया। उनके बस की बात नहीं थी ऐसा कुछ संभालना, ऐसा कुछ क्राइम सीन को हैंडल करना। उन्होंने बाहर जा जाकर कई बार उल्टियां भी करी। उन्होंने इस केस से हाथ जोड़ लिए कि बाबूजी हमें घर जाने दो, छुट्टी दे दो। जबकि इस केस में सीनियर ऑफिसर्स ने बाहर से दूसरे शहरों की पुलिस को बुलाया गया ताकि वो यहां आकर हैंडल कर सकें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन नहीं था जिसको कोई भी हैंडल कर ले। दूसरी साइड स्टेफन, जो अभी भागता फिर रहा था पुलिस वालों से, इवेंचुअली वो शहर के बाहर जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी उन बिल्डिंग्स में जाकर बैठ चुका था। इधर उधर बस देख रहा था कि कोई उसको देख तो ना ले, या फिर जो भी आसपास से कहीं कोई गाड़ी गुजरने की आवाज़ आती तो वो झांक कर देखता कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, कोई उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक तो नहीं पहुँचा। एंड तभी बिल्डिंग के अंदर बैठे बैठे स्टेफन को खुद के पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए। ये घर से भागने से पहले अपने साथ एक चाकू छोटे वाला और एक रेजर ब्लेड अपनी जेब में डालकर निकला था। एंड अपनी पैंट उतार कर उसी चाकू से उसने अपने टेस्टिकल्स को पकड़ा एंड उस चाकू से काटने लगा, खुद को पेन देने लगा। लेकिन वो चाकू क्योंकि धारदार नहीं था, इतनी धार नहीं थी कि वो उसके टेस्टिकल्स को काट सके, इसलिए उसने अपने साथ लाए हुए रेजर ब्लेड को निकाला एंड सीधा अपने टेस्टिकल्स के ऊपर चीरा लगा दिया। अब ये चीरा लगाया तो ऑब्वियसली खून भी वहां से निकलेगा। भयंकर ब्लीडिंग इस स्टेफन के टेस्टिकल से शुरू हो चुकी थी। दूसरी साइड इसको इसी अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर एक रस्सी भी मिल चुकी थी। इसने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो ऊपर सरिये लटक रहे हैं इनके ऊपर रस्सी डालकर खुद का यहीं ख़त्म कर लूँ मैं खुद को, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा तो पुलिस वाले इस केस को यहीं ख़त्म कर देंगे। अपने टेस्टिकल्स काटने के बाद जितना हैविली इसके ब्लड निकल रहा था उससे बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन फिर भी इसने उसी आधी बेहोशी वाली हालत के अंदर रस्सी को पकड़कर सरिये से बांध भी दिया, खुद के गले में भी डाल दिया। लेकिन जब ये लटका तो वो रस्सी टूट चुकी थी एंड ये इतनी जोर से नीचे गिरा कि इसका सिर सीधा जाकर नीचे फ्लोर पर लगा एंड ये उसी टाइम पर पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था। कुछ घंटे यहीं पर वो बेहोश पड़ा रहा एंड इवेंचुअली उसकी आंख खुली, क्योंकि बाहर से एक रोड पर गाड़ी पास करती हुई जा रही थी एंड उसके हॉर्न से इस स्टेफन की आंख खुली। आंख खोलकर उसने खुद को संभाला, तभी उसको झटका लगा कि ओ माय गॉड, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसने अपने गले से वो टूटी हुई रस्सी भी नहीं निकाली, सिर्फ अपनी पैंट को संभाला जिससे अभी भी खून निकल रहा था। ये जैसे जैसे लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ उस बिल्डिंग से बाहर रोड की तरफ, इमेजिन करके देखिए गले के अंदर उसका फंदा लटक रहा है एंड पैंट से उसके खून निकले जा रहा है। ये फिर भी रोड पर अकेला भागे जा रहा है आगे की तरफ, इसको नहीं पता इसको कहाँ जाना है। एंड तब इसको रोड के साइड में खड़ी हुई एक गाड़ी दिखाई दी और ये गाड़ी के साथ लगकर अपनी कमर गाड़ी के टायर के साथ लगाकर बैठ चुका था, क्योंकि इसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बार बार बेहोशी आ रही थी, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। ये बस उस टायर के साथ बैठ गया, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया एंड पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। स्टेफन को उठाकर पहले हॉस्पिटल लेकर गए, इसके शरीर में खून चढ़ाया गया ताकि इससे तरीके से पूछताछ की जा सके। एंड जैसे इसको होश आया, अच्छे से होश आया, इसने सब कुछ बकना शुरू कर दिया। पुलिस वालों के आगे लिटरली एक एक डिटेल्स इसने हक दी। इसने तीनों मर्डर्स की एग्जैक्ट डिटेल्स पुलिस वालों को बताई एंड बाद में पुलिस वालों ने जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए कहा तब वहां पर पुतलों को रखा गया एंड उन पुतलों के ऊपर जा जाकर इसने चढ़ चढ़कर एक एक चीज एक्सप्लेन करी कि मैंने कैसे क्या क्या कुछ किया था इस घर के अंदर। दूसरी साइड पुलिस वाले जब इसको इसके घर पर लेकर पहुंचे थे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए, उस टाइम पर मरिया के परिवार वाले भी इसी घर के आसपास मौजूद थे एंड जब उनको पता चला
कि ये यहाँ पर आ चुका है। एंड ऑब्वियसली मरिया के परिवार वालों के अंदर गुस्सा था कि स्टेफन ने मरिया के साथ ये सब कुछ किया है। सभी लोग इसको मारने के लिए दौड़े। पुलिस वाले ना अब इसको सिक्योरिटी दे रहे थे बल्कि इसकी जान उनको किसी भी तरीके से बचानी थी मरिया के परिवार वालों से। तब पुलिस वालों ने इसका अच्छे से मेडिकल करवाया, साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी भर्ती करवाया, इसके टेस्ट लिए गए। एंड इसकी क्योंकि हिस्ट्री थी इसकी मेंटल इलनेस की और खुद को दुख देने की, खुद को पेन देने की, एनिमल्स के साथ ये सब कुछ करने की, एंड इवेंचुअली उसने इंसानों के साथ ये सब कुछ किया। काफ़ी बार ये इसके लिए जेल भी जा चुका था पहले भी। इसका IQ टेस्ट भी लिया गया जिसके अंदर इसका IQ तकरीबन 81 के आसपास आया। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशक इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां थी, ये नॉर्मल इंसान नहीं था कोई, लेकिन फिर भी जो प्रोसिक्यूटर्स थे, जो कोर्ट थी, उन्होंने माना कि नहीं ये इतना भी पागल नहीं है। बेशक पागल है लेकिन इतना पागल नहीं है कि ये जो कर रहा है इसको समझना है कि ये क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको सज़ा मिलेगी एंड बिल्कुल मिलेगी। इसने खुद कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि बेशक मुझे दुख है जो मैंने किया, लेकिन जो मैंने किया उस वजह से जो मुझे प्लेजर मिला था अपने ही परिवार को ख़त्म करना, उनकी बॉडीज़ के साथ खेलना, उनके बॉडी पार्ट्स अंदर से बाहर निकालना, उसके अंदर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो आज तक मुझे कभी भी फील नहीं हुआ था। एंड अगर मुझे दोबारा करना पड़े तो मैं इसको करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। कोर्ट ने माना कि हाँ ये इंसान समाज के लिए खतरा है, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि ये काम और किसी के साथ भी कभी भी कर सकता है। 24 मई 1988 के दिन स्टेफन का कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू किया गया। एंड इस ट्रायल के अंदर उसने अपने सारे मर्डर्स, तीनों मर्डर्स को एडमिट कर लिया। एंड चौथा मर्डर जो अनबॉर्न चाइल्ड था इसका, वो एक लड़का होने वाला था। एंड उस बच्चे को उसने इमेजिन करके देखिए, जाने अनजाने में उस भून के अंदर भी उसने चाकू घोंप दिया या फिर जानबूझकर घोंपा, मुझे नहीं पता। मैंने काफ़ी ढूंढा इसके बारे में कि उस बच्चे के साथ इसने जानबूझकर किया था, लेकिन कहीं भी इसके बारे में क्लियरली नहीं लिखा गया। ट्रायल की अगली तारीख में इसने कोर्ट से अपील करी कि मुझे ठीक कर दो क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिससे मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ, जो मेरे अपने हैं उनकी जान ले लूँ। मुझे ये सब करने में मज़ा आता है। बेशक आप मुझे आइसोलेशन में रख दो, किसी जेल के अंदर बंद कर दो, बैरक के अंदर बंद कर दो, मेरे दिमाग की सर्जरी करवा लो, ऐसे ऐसे इसने आइडियाज़ दिए। बस ये कह रहा था कि मुझे किसी तरीके से ठीक कर दो, लेकिन कोर्ट ने इसकी एक भी नहीं सुनी इस टाइम पर। एंड तब मई 1988 का अंत होते होते इसी मई के महीने में आखिरी दिन में इस स्टेफन को फांसी दे दी गई। एंड ये चेकोस्लोवाकिया का अंतिम इंसान था। 1988 के बाद किसी को भी चेकोस्लोवाकिया में डेथ की पेनल्टी नहीं दी गई। यही आखिरी बंदा था जिस टाइम पर चेकोस्लोवाकिया में मौत की सज़ा परफॉर्म की गई थी, एग्जीक्यूट किया गया था। और एक्चुअल में इसके लिए मौत की सज़ा बनती भी थी। कोई कितने भी नशे में क्यों ना हो, कितना भी पागल क्यों ना हो, जो काम इसने किया वो कहीं से भी सफाई देने लायक नहीं था। अंदर से बंदा कितना भी पागल क्यों ना हो, वो काम ऐसे नहीं करेगा जो काम इसने किया था। इतनी ब्रूटैलिटी मैंने आज तक कभी किसी और केस के अंदर नहीं देखी जितना इसने किया था। सो इसके लिए डेथ पेनल्टी बिल्कुल वैलिड थी। आप मुझे बताइए कि क्या ये डेथ पेनल्टी आपको सही लगी, उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें। खैर आप मुझे इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि क्या ऐसे किसी इंसान को इस समाज में रहने का हक है। आसपास आपके भी बहुत सारे देखे होंगे ऐसे लोग जो बहुत ही हैवानियत की हदों को पार कर जाते हैं। मैंने देखा है हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका नाम कभी ऊपर नहीं आ पाता, मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आते वो लोग। एंड जो आते हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी भी चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक बात है। खैर इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में नीचे जरूर जिक्र करें। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। एंड दूसरा, इस केस से रिलेटेड आपको कुछ फोटोज देखनी हो एक्चुअल क्राइम सीन की, तो यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, उनको ब्रॉडकास्ट चैनल में भी नहीं डाल सकता। आप बस आकर वहाँ पर चेकोस्लोवाकिया लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको वो फोटोज़ भेज सकूं, या फिर इस स्टोरी का टाइटल आप मुझे वहां पर लिखकर भेज दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कौन सी फ़ोटोज़ चाहते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहीं पर आपको ये फ़ोटोज़ मिलेंगी। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सेंटी सांगला चांको एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।